अभी आपने यह वीडियो देखी और शायद आपको भी कभी ये वीडियो कॉल आई होगी। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आज जो है हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्कैम। व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्कैम इस समय तेज़ी से जो है बढ़ता जा रहा है और आप सभी मोबाइल यूज़ करते होंगे और मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप, उसका आप अच्छे से उपयोग करते होंगे। लेकिन शायद आपको ये मालूम होगा या आपके साथ भी ये घटना घटी होगी या कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। आपको एक लड़की की वीडियो कॉल आएगी और उस वीडियो कॉल आने के बाद किस तरह से जो है एक अश्लील वीडियो बना दी जाती है और उसके बाद जो है ब्लैकमेल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट दीपक शर्मा जी हैं। साइबर इश्यूज़ पर काफ़ी रिसर्च भी किया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम इनसे लेंगे। दीपक जी, सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में हार्दिक स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले आपसे यही प्रश्न रहेगा, व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉल का स्कैम चल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए प्रदीप जी, जैसा आपने अभी अपने दर्शकों को बताया कि हम सब जो है आजकल हर व्यक्ति ऑलमोस्ट जैसे हम बोलेंगे वो व्हाट्सएप का टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ही रहा है। बिल्कुल। अब ऐसा है कि कानून जो है वो जब एक डेवलप होता है कोई भी कानून, उसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और जिस गति के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उस गति के साथ जो कानून डेवलप नहीं हो रहा। क्योंकि कानून को, जैसे मैंने बताया, अगर कोई नया कानून बनाना है आपको तो बहुत एक लंबी प्रक्रिया से होके निकलना है। फिर जाके पहले बिल होगा, फिर वो बिल जो है पास होगा, फिर कानून बनेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बन रही है कि हम उस स्पेस के साथ जो है अपने आप को जोड़कर नहीं चल पा रहे, जिस कारण हम अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे जो है साइबर क्राइम्स जो समाज के अंदर जो आ रहे हैं, कभी ठगी हो जाती है, किसी के पैसे चले जाते हैं, अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। और इसी सिलसिले में जो है एक नया जो एक क्राइम हम बोलेंगे वो है ब्लैकमेलिंग का, सेक्सटॉर्शन। बिल्कुल। कि व्यक्ति को रैंडमली एक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है वीडियो में, और सामने वाला देखता है कि जैसे ही वीडियो कॉल वो ओपन करता है, वो खोलता है, तो एक युवती जो है, एक फीमेल जो है, वो नग्न अवस्था में जो है वो सामने होती है। अब ये एक मनुष्य का स्वभाव है कि जब ऐसी कोई व्यक्ति कोई ऐसी तस्वीर देखता है वीडियो, तो थोड़ी देर उसको रिएक्शन अचंभा होता ही है। बिल्कुल। वही उनके लिए काफ़ी है। वो क्या करते हैं, वो आपकी उन रिएक्शंस को जो है वो कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको ब्लैकमेल का जो है उनका जो सिलसिला है, जैसे आपने बताया, वो उसके बाद शुरू होता है। ये मोटा मोटा उनकी शुरुआत है। दीपक जी, दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि जैसे आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग का जो है सिलसिला वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका सिलसिला जो शुरू होगा वो ऐसे ही होगा कि रैंडमली आपके पास एक वीडियो कॉल आएगा। अब सवाल सबसे पहले तो ये आता है कि नंबर कहाँ से मिलता है। बिल्कुल। आजकल हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हमने ज़्यादातर अपने फेसबुक अकाउंट्स के साथ कनेक्ट किए होते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार नहीं भी हो तो फेसबुक और सोशल मीडिया हमसे मांगता है कि आप अपना जो नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो अगर आप करते हैं तो वो आपका नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, एक बात मैं इससे पहले जोड़ूंगा कि बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये आम लोग, आम क्रिमिनल्स नहीं है, हाईली ट्रेंड होते हैं, और ये लगातार अपने टारगेट पे मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने का मेरा मतलब है, अगर उन्होंने आपको विक्टिम बनाना है तो वो आपके सोशल मीडिया पे लगातार नज़र रखे कि आपकी इंटरेक्शन कैसी है, आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट कौन से करते हैं, और उससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा बन जाता है कि सामने वाला आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपका उससे रिलेशन क्या है। तो वो लगातार उन मॉनिटरिंग करने के बाद अपने टारगेट को वो फिक्स करते हैं कि इसको हमने निशाना बनाना है। सोशल मीडिया से आपका नंबर लेंगे और फिर रैंडमली आपको किसी दिन अचानक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और मैसेज के साथ ही आपकी हाय हेलो से ये सारा सिलसिला शुरू होता है, और फिर आपको जो है वहाँ से एक वीडियो कॉल आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो कॉल आई तो एकदम से जैसे ही आप ओपन करोगे तो सामने आप देखोगे कि कोई महिला होगी, कोई युवती होगी, और वो निर्वस्त्र होगी।
बिना कपड़ों के होगी और आपके साथ अश्लील जो है वो चैट करना वो शुरू करेगी। अब इसमें आदमी दो तरह से फंसता है, जैसे मैंने बताया, एक तो आपने जब देखा तो जो रिएक्शन टेकिंग टाइम है, हो सकता है कि आप एकदम से आपको अच्छा ना लगे वैसा दृश्य और आप उसको बंद कर दें, लेकिन उस बंद करने में भी आपका जो रिएक्शन टेकिंग टाइम है वो उनके लिए पर्याप्त है, वो उनके लिए सफिशिएंट है। दूसरा, कई बार व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से जाल जो है उसमें फंस जाता है और वो उस अश्लील बातचीत का एक हिस्सा बन जाता है, जिसके कारण जो है वो सब उस तरफ से वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो एक बार जब आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं तो उस रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। यहाँ से ये कहानी जो है उनकी ब्लैकमेलिंग की आगे बढ़ती है। फिर उससे पहले अगर आप पूछेंगे कि उस रिकॉर्डिंग का ये करेंगे क्या, बिल्कुल, तो उस रिकॉर्डिंग को जैसे ही वो सिलसिला उनका ख़त्म हो गया, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आपको वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं। आपको रिकॉर्डिंग भेज के वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपकी ये रिकॉर्डिंग इस अवस्था में, इस सिचुएशन में जो है हमारे पास है, अब आप जो है हमें इतने पैसे दीजिए तो फिर हम जो है इसको डिलीट करेंगे। ये इस प्रक्रिया से वो लोग काम करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। और जैसे ब्लैकमेल की बात की आपने ना, ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो ये किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? मतलब कोई जैसे किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है या फिर किसी मीडिया वाले का आता है या किसी ऑफिसर का, ऐसा भी कुछ रहता है क्या? सिर्फ वही व्यक्ति फ़ोन करता है जिसने वीडियो कॉल की, कैसे रहता है? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा प्रदीप जी। ऐसा है कि जैसे आपने अभी वीडियो में दिखाया, जब आपका व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो आया, एकदम से ये वाली वीडियो जो है वो अपने आप चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपने रिएक्शन दी या आप उस प्रोसेस में आप हिस्सेदारी करते हो, आप आगे बढ़ते हो उस बातचीत में, वो दोनों उनके लिए सफिशिएंट होती हैं और वो रिकॉर्ड करके जो है आपको वीडियो भेजते हैं। वीडियो भेजने के बाद आपसे पैसों की मांग होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे लोग जो हैं जो इस सब गतिविधियों में लिप्त हैं, ये बहुत ही ट्रेंड है। यहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च का विषय है, तो ये खाली फाइनेंशियल क्राइम नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो भारत के विरोधी हैं, ये उनके द्वारा भी ये चलाया जाता है। और यहाँ तक हमारी जानकारी का सवाल है, आईएसआई इसमें बहुत खुले तौर पे इन्वॉल्व है, क्योंकि खाली पैसे का लेन देन नहीं है इसमें। आपको ब्लैकमेल करके, अगर कोई हमारा सुरक्षा में जवान है, कोई सिक्योरिटी वाला है, अगर वो ब्लैकमेल हो जाता है तो आप उससे मनचाही जो है जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसकी ऐसी अवस्था में वीडियो जो है वो लीक हो। तो मैं तो उसको ऐसा मानता हूँ कि केवल ये फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए है और ख़ासकर इसलिए सभी लोगों को इसके लिए सचेत होना चाहिए। विषय आपका जो था कि आगे बात कैसे बढ़ती है, ये लोग पैसे कैसे मांगते हैं, तो जब एक बार इन्होंने आपकी वीडियो बना ली, आपको भेज दी और आपको कहा जाता है कि हमारे पास ये प्रूफ के तौर पे बताते हैं कि ये वीडियो है, अब आपको पैसा देना है। एक तरीका तो इनका ये है। दूसरा, ये क्या करते हैं कि वो व्यक्ति तो कॉल नहीं करता, आपको वहाँ से स्वयं किसी नंबर से कॉल आती है, जो कि ट्रू कॉलर, आजकल हमारे सभी मोबाइल्स में ट्रू कॉलर तो है ही। ट्रू कॉलर पे आप देखेंगे तो वो फ्लैश होता है क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मैं आपके दर्शकों को अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास कुछ नंबर्स भी हैं, उनको भी हम लोग इसमें अभी शेयर कर सकते हैं। तो वो नंबर आते हैं, तो जब आपके मोबाइल पे वो ट्रू कॉलर पे दिखाता है तो अमूमन लोग फंस जाते हैं झांसे में। वहाँ से फ़ोन पिक करते हैं और वहाँ से दूसरे एंड से ही आता है कि जी मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली से या किसी और जगह से, मैं वहाँ क्राइम ब्रांच पुलिस से डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ऐसे है कि आपकी जो वीडियो है अश्लील, वो अलग अलग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो ये कह के उनको डरा दिया जाता है। तो ऐसे केस में जो विक्टिम होगा उसको भी लगता होगा कि मेरी इज्जत है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे मैंने बताया ना, किसी भी व्यक्ति को अगर वैसी अवस्था में कोई वीडियो चले तो उसका तो सबसे पहले एकदम से वो शॉक में होगा और उसकी कोशिश होगी कि कुछ भी करके मैं इस वीडियो को पहले जो है, टेक्निकली इसको हम बोलते हैं टेक डाउन, मतलब उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतारूं। तो उसकी तो सबसे पहले होती है किसी ढंग से टेक डाउन हो जाए। उसके लिए तो वो कोई भी अगर उसको कोई कीमत है तो वो चुकाने के लिए तैयार रहता ही है। मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड लोग होते हैं, ये टारगेट को बड़े ध्यान से देखते हैं। टारगेट काम क्या करता है, उसके पास कैसी जानकारी हो सकती है, या उसके पास कितनी क्षमता हो सकती है पैसे देने में।
तो वो पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद जो टारगेट को करते हैं, तो जब वो क्राइम ब्रांच वाले का फ़ोन आता है तो ये सिलसिला इस ढंग से बढ़ता है कि वो आपको बताएगा कि आपकी वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, तो अगर आपको इसको हटाना है तो आपको फेसबुक, यूट्यूब, बिल्कुल इन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, और नंबर भी उनका वही देता है। वही देते हैं। तो फिर आप उन लोगों से बातचीत करते हो, फेसबुक वालों से, सो कॉल्ड, वो एक्चुअल में फेसबुक वाले नहीं होते, वो यूट्यूब वाले नहीं होते, वो भी इसी ठग गिरोह के हिस्सा और मेंबर्स होते हैं। फिर आप उन लोगों को बात करते हो और वो लोग आपसे एक रकम जो है वो वसूलते हैं कि आपको ये रकम दीजिए और हम यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से इसको टेक डाउन कर देंगे। और फिर मजबूरी में जो व्यक्ति फंस गया होता है वो पेमेंट करता है, और वीडियो तो कभी कोई चढ़ी नहीं होती, बिल्कुल तो चढ़ी हो तो उतरती है, तो वो तो उन्होंने चढ़ाई नहीं होती, लेकिन वो जो उनका मकसद होता है, अगर जानकारी लेनी है आपसे किसी चीज़ की तो वो जानकारी लेंगे, बिल्कुल। पैसे लेने हैं तो वो पैसे लेंगे। दीपक जी, जैसे आपने कहा कि वो पैसे जो है किसी ना किसी तरीके से ले लेते हैं, लेकिन किसी के पास पैसे ना हो तो कहीं ना कहीं उसका मन जो है सुसाइड वाली तरफ भी जाता है, क्योंकि एक इमेज व्यक्ति की सोसाइटी में होती है और इस तरह की घटना घटे तो काफ़ी मुश्किल होता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं प्रदीप जी। ऐसा है कि पैसे हो या ना हो, जो मेरी समझ में आया ये सब रिसर्च और चीज़ें देखते हुए, कई बार पैसे देने के बाद भी व्यक्ति, मुझे लगता है ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें व्यक्ति बाद में सुसाइड करता है। उसका कारण ये होता है कि इन लोगों की भूख, अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, इनके अलग अलग मोटिव्स हैं करने के। कई बार इनको व्यक्ति से जानकारी चाहिए होती है खाली। आप किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं, किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं, और ऐसे लोगों को लगता है कि आपके पास जानकारी होगी जो उनके काम की है, तो वो आपसे जानकारी लेंगे। और अगर उनको लगता है कि ये जानकारी इनसे पैसे लिए जा सकते हैं तो वो आपसे पैसे लेते हैं। अब अगर उनको किसी समय लगता है, क्योंकि व्यक्ति जो है कितने पैसे देगा, जैसे वो बोलते हैं ना कि उनके मुंह में तो खून लग गया, आपने 2 लाख दिए, 3 लाख दिए, तो वो सिलसिला चलता रहता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक स्टेज आती है कि उसको लगता है कि अब मैं और नहीं दे पाऊंगा, या मैं अब और इस ब्लैकमेलिंग को सहन नहीं कर सकता, तो कुछ अलग गलत कदम भी जो है ऐसा हो सकता है कि लोगों ने उठाए हों पिछले दिनों। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हम देखते हैं सुसाइड कर लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी पूरी गहन इसकी छानबीन हो तो कहीं ना कहीं इन गिरोह के तार जो है उनसे जुड़ते हैं। और जैसा आपने एक और विषय उठाया कि पैसे का लेन देन, क्योंकि पैसे का लेन देन ये ऐसे करते हैं कि आपने इनको, क्योंकि अब आप पैसे दे रहे हो तो पैसे का माध्यम क्या है देने का, अकाउंट नंबर आ गया ना। हाँ, अकाउंट नंबर आ गया, तो व्यक्ति ये सोचता है, जैसे मतलब सामने वाला ये सोच सकता है कि अकाउंट नंबर आ गया तो इनकी पहचान तो की जा सकती है, लेकिन वो अक्सर होता नहीं। उसका कारण है कि क्योंकि ये लोग ये भी समझते हैं कि अगर हमने पेमेंट अपने अकाउंट में ले रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना हो सारी डिटेल, तो आम व्यक्ति के लिए भी इतना अकाउंट खुलवाना आसान नहीं है। सरकारी प्रक्रिया इतनी है कि पसीने छूट जाते हैं अकाउंट खुलवाने में भी। आपको वेरिफिकेशन डालना है, फिर KYC होगा, ये सब चीज़ें, वो प्रक्रिया है ही। अब ये लोग करते क्या हैं, जिस अकाउंट में ये पैसा जाता है वो साइबर क्रिमिनल्स का नहीं होता। अच्छा, वो अकाउंट भी किसी और का होता है। हाँ, अब ये लोग, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये काम कैसे करते हैं, ये जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, ये उनको बहलाते फुसलाते हैं। मान के चलिए कि उनको कहते हैं कि भाई हमने किसी एजेंसी से हैं, हम किसी संस्था से हैं, हमारी अपनी कंपनी है, और उस कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए आपको इश्तेहार लगाने हैं मार्केट में। तो ये बिल्कुल एक जायज़ सा तरीका है, बड़ा लीगल सा तरीका है कि किसी ने कंपनी खोली और अपने प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए वो इश्तेहार लगा रहा है। तो ये लोग उस इश्तेहार लगाने के बहाने जो गरीब तबका है, जो बहुत ही मजदूर लोग हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनको ये काम देते हैं, उनको ऑफ़र देते हैं कि आपने खाली हमारे ये पोस्टर्स लगाने हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको जो हम सैलरी देंगे वो अकाउंट में देंगे। अच्छा, तो अब करना क्या है, अब वो जो गरीब आदमी है जिसको नौकरी चाहिए और जिसको ज़रूरत है काम की, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है जी मेरे अकाउंट में आ जाए, लेकिन उनकी ये होती है कि अकाउंट हम खुलवाएंगे।
तो ये उस व्यक्ति की आइडेंटिटी लेकर, उसके आधार कार्ड या जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए बैंक में, वो लेकर उनके अकाउंट खुलवाते हैं और उनके जो एटीएम कार्ड होते हैं वो अपने पास रखते हैं। अब जो एक्सटॉर्शन हुआ, किसी को ब्लैकमेल किया और उसको बोला कि आप जो है ये पैसे जो है फलां अकाउंट में डाल दो, ये मेरा अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है जेन्युइनली, बिल्कुल। वो आते भी हैं पैसे, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं वो पैसे एटीएम से वो लोग निकाल देते हैं। अक्सर जो जिन केस स्टडीज़ पे मैंने काम किया उनको देखा गया हमारी साइबर पुलिस बहुत सक्षम है। भारत की साइबर पुलिस जो है, जो इन सब विषयों को काम कर रही है, इस समय हाई एंड टूल्स हैं उनके पास, वो पकड़ते भी हैं लोगों को। लेकिन अक्सर ये देखने को आता है कि अल्टीमेटली पकड़ा कौन जाता है? वो गरीब व्यक्ति। मतलब कोर्ट में आते हैं वो बेल लेने, तो हम कोर्ट में देखते हैं वो दिहाड़ीदार आदमी होता है, उस बेचारे को लगता है, वो उसका ये कहना होता है कि मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या। बिल्कुल। मेरा कसूर खाली इतना था कि मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में पैसे आए नहीं आए मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि उसका जो एटीएम कार्ड, जो चेकबुक्स रहती हैं साइंड की हुई, वो सब इनके पास ही रहती हैं। तो इस कारण ये सारा जो है इनका सिलसिला इस ढंग से चलता है। दीपक जी, एक और प्रश्न रहेगा, अगर इस सारी घटना का कोई शिकार हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। क्या उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या अपने घर वालों से या रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो थोड़ा सा किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, थोड़ा सा इसमें हिम्मत रखने की, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको थोड़ा सा समझ और हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर तो आम व्यक्ति डरता क्या है, वो ये डरता है कि अगर मेरी वीडियो वायरल हो गई या सोशल मीडिया पे चली गई या किसी पॉर्न वेबसाइट पे चली गई तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, समाज के अंदर मैं कैसे रहूँगा। इस सब को लेके एक बात समझने वाली बात है कि आजकल जो कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी मजबूत और स्ट्रिक्ट हो रखी है कि अगर किसी को पॉर्न वेबसाइट पे कोई वीडियो चढ़ानी भी है तो भी एक लंबी प्रक्रिया है। आप पॉर्न वेबसाइट पे चढ़ाने के लिए आपको एक अकाउंट बनवाना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, अपनी बैंकिंग डिटेल्स देनी है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी है, सारा कुछ। तो जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट। बिल्कुल। जैसे एक आम क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल होता है जब वो क्राइम करता है तो उसके फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं, बिल्कुल। वैसे ही जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके भी डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते ही बनते हैं। अगर वो किसी सोशल मीडिया पे चढ़ाता है किसी अकाउंट से तो वो ट्रेस होता है, ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा था, इसका आईपी क्या है, उस आईपी लॉग से ये पता कर लिया जाता है कि ये कहाँ बैठा हुआ है ये व्यक्ति। तो इसीलिए मेरा आपके दर्शकों को ये कहना है कि अगर गलती से कोई इसमें फंस भी गया है तो ये गुंजाइश नहीं है कि वो व्यक्ति सचमुच जो आपको धमकी दे रहा है कि मैं आपको वायरल करूंगा वो हिम्मत करेगा, क्योंकि अगर उसको वायरल करना है तो उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है और वो टेक्नोलॉजी का सहारा जैसे ही लेता है वो पकड़ा जाता है। क्योंकि आप इसी से समझिए कि वो व्हाट्सएप, वो वीडियो कॉल क्यों कर रहा है, वो अपने मोबाइल से कॉल क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है वो ट्रेस करना उसको भी पता है, थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी, अगर व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी को हम समझें तो वहाँ से जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए वो उसका सहारा लेते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को रखना नहीं चाहते। तो जैसा आपने पूछा कि अगर कोई फंस गया है ऐसे माहौल में, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया उनको डरना नहीं है, उनको जो है उस व्यक्ति को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एंटरटेन ना करेंगे तो उस व्यक्ति को भी लगेगा कि हम जो धमकी दे रहे हैं इस व्यक्ति को कोई असर नहीं है। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी ये है कि वो नौबत ही ना आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपको ऐसी कोई कॉल या रैंडम मैसेज आता है तो आप उसको एंटरटेन ना करें, क्योंकि अगर आप उसको पहले ही कदम पे रोक लेते हैं कि जिसको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, वो व्यक्ति मेरे को हाय हेलो कर रहा है, सामने एक महिला का प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है जो मेरी जान पहचान की नहीं है और उसके साथ मैं एंगेज होता हूँ बातचीत में, तो ये हमें तो उसी समय अपने आप को रोक लेना चाहिए कि ये अनजान व्यक्ति है। और अगर हाय हेलो या जान पहचान के बाद कोई कॉल आता है तो हमें वो कॉल पिक भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो शुरुआती जो है सावधानी है। लेकिन फिर भी जैसा आपने पूछा कि कोई व्यक्ति अगर फंस ही जाता है तो सबसे पहला तो ये है कि वो एंटरटेन ना करे। दूसरा, वो इमीडिएट जो है वो साइबर जो पुलिस उनका कंसर्न थाना है वहाँ जाके इसकी जो है वो शिकायत जो है दर्ज ज़रूर कराए, क्योंकि अगर आप इनके झांसे में फंसते हैं तो फिर ये लोग जो है वो बड़ी आसानी से छोड़ते नहीं।
वो आपको जो है वो अपने पूरे जाल में लपेट कर और जितना हो सकेगा आपसे फ़ायदा लेंगे। ये सब घटनाएं जो हैं वो देखने को भी आई हैं। दीपक जी, एक आखिरी प्रश्न रहेगा। हम अपने अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ें कम होती थी, इस तरह के फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग। अब ये बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से जो है ये सब चीज़ें जो आने वाले समय में और बढ़ेंगी, या हम लोग जो है कुछ स्टेप लेने चाहिए? प्रदीप जी, ऐसा है कि पहले जब ये साइबर क्राइम के विषय आते थे ज़्यादातर जो है वो जमतारा और मेवात रीजन, जो अपने देश के ये सारे रीजन हैं, यहाँ से आते थे। झारखंड, ये सारे क्षेत्रों से आते थे। ये साइबर क्रिमिनल ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में होते थे। अभी जो ट्रेंड देखने को आ रहा है ये असम, बंगाल, इस तरफ में ये लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि पुलिस की, सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनकी जो पकड़ है इस तरफ ज़्यादा मजबूत हो गई। तो इस कारण अब इन लोगों ने शायद अपना बेस जो है ऑपरेट करने का, क्योंकि आपके पास जो इनकी कॉल्स आएंगी, जो मैंने आपको बताया ना, वो सीआईडी का ऑफिसर बन के, क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन के, यूट्यूब का ऑफिसर बन के जो कॉल आती हैं, वो आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो ऑपरेटर बात करता है, अक्सर जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं और व्यक्ति पिक ना करे या मोबाइल स्विच ऑफ हो, तो एक ऑपरेटर की आवाज़ आती है उसी भाषा की, यहाँ का वो हो। तो आप देखोगे अक्सर ये जो लोग हैं, जो ऑपरेटर की भाषा है वो बंगाली मूल की होती है। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये लोग इस समय उस रीजन में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का यहाँ तक विषय है, जम्मू कश्मीर के अंदर से जो मुझे लगता है कि यहाँ से ऑपरेट नहीं होता, ये सब बाहर से हो रहा है। जम्मू के लोग जो उसके विक्टिम ज़रूर बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, अगर हम पूरे माने, इसमें कश्मीर रीजन में हमारे बहुत सारे लोग होंगे आज भी जो है इसके विक्टिम बने होंगे। तो सावधानियों के तौर पे मैंने आपको बताया कि ये सब जो है उनको करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा, पहले तो एंटरटेन मत करिए, अगर एंटरटेन हो भी जाता है तो आप जो है इमीडिएट पुलिस को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ेगा, सच्चाई को फेस करना पड़ेगा कि अब जो है अगर आपसे गलती हो भी गई है तो वो आगे बात ना बढ़े, आपका आर्थिक हानि हो ना हो, आपको इकोनॉमिकली नुकसान ना हो, तो आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। और पुलिस, जैसे मैंने आपको बताया कि सक्षम है, ऐसे भी टूल्स हैं कि अगर सामने वाला जो क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल है, अगर आपके पास लाइव लिंक में अभी भी है, आपकी कॉल्स उठा रहा है, आपसे बातचीत हो रही है, आपको लिंक शेयर कर रहा है, तो अगर वो लाइव लिंक अभी भी बना हुआ है तो देयर आर टूल्स यहाँ पे हैं जो कि आप उसके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब जो है सावधानियाँ लेते हुए और पुलिस का सहयोग लेते हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का सहयोग लेते हुए, हमें ये सब जो है ये सब करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। आपने देखा कि आज हमने जो है किस तरह से व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्कैम को लेकर चर्चा की, और आपके साथ अगर कभी ये घटना घटी हो या शिकार हुए होंगे, या आने वाले समय में इस तरह की कोई अगर वीडियो कॉल आती है अश्लील तरीके से, तो आप भी सतर्क रहें। वो सारी टेक्निक्स यानी टिप्स इन्होंने बताई हैं आपको किस तरह से हम सतर्क रह सकते हैं। और हमारी भी कोशिश रहती है कि समाज के अंदर करंट क्या चल रहा है और किस तरह से हम आपको जागरूक कर सकते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रदीप जम्वाल।